हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा क्लास 9th का जो साइंस है ये अब गोज ऑन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम। और ये तीसरा चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करते हो तो आप देखना, ये जो थर्ड वाला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि एक ही बार में हम क्या करते हैं कि जो भी चैप्टर है हम उसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो भी आपको जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और जैसे भी हो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर लेना, क्योंकि वीडियो कभी भी अपलोड हो जाता है तो आपको प्रॉपर वे में एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँ। ये तीसरा वीडियो है हमारा क्लास 9th पे साइंस पे। तो इससे पहले हमने इस बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया था। तो देखो, बेसिकली ये सीरीज़ हम इसलिए स्टार्ट किए हैं, क्लास 9th के साइंस को हमने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको क्या है कि प्रॉपर वे में उस तरीके की एजुकेशन मिल नहीं पा रही है, ठीक है। बहुत ही दिक्कत हो रही है, जैसे कि उनके जो स्कूल से ऑनलाइन होता है तो वो मैसेजिंग वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह कुछ मतलब इस तरीके से आस्क नहीं कर सकते हैं, पूछ नहीं सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सी रेस्ट्रिक्शन है। और बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स वो नहीं उठा पाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप एग्ज़ाम देते हो, 9th का देते हो, इसके बाद से हम हाई स्कूल का भी करेंगे, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। आपके क्या है कि पहले से ही एक बैकग्राउंड आपका तैयार होता चले, ठीक है। तो ये सब बेसिक रहा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर नए हो तो, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो आप इससे पहले के भी जो वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी देख लेना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, आप जो भी आपका फ्रेंड ग्रुप है, आप वहाँ पे ये सब चीज़ें को शेयर करो कि एग्ज़ाम हाउ चैनल पे ये सब चीज़ें, और एकदम जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो उस तरीके से ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा आज का ये वीडियो है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि सेपरेटली हमने 5 जो मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। 5 मॉड्यूल हैं। जैसे कि जो पहला है हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद से फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम, फिर व्हाट इज ए मॉलिक्यूल्स, राइटिंग केमिकल फार्मूला, कैसे केमिकल फार्मूला को लिखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो फार्मूले हैं, बेसिक हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से मॉलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम ये पांचों को अगर हम एक साथ कंडक्ट करते हैं इसी एक ही वीडियो में, जैसे आज तो हम इसे एक ही साथ करेंगे, तो इसमें देखो दिक्कत ये है कि आप एक साथ बैठोगे तो आपको 1 घंटे मतलब देना पड़ेगा। 1 घंटे में भी शायद 1.5 घंटे भी हो सकता है, तो ये कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें आपके पास हमारे पास क्या है कि 5 मॉड्यूल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला वीडियो हो जाएगा उसमें हम क्या करेंगे कि 3 टॉपिक ले लेंगे, और जो नेक्स्ट 2 वीडियो होगा हम उस पर क्या करेंगे, 2 टॉपिक अलग से बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि वीडियो को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, जो आपके 1 यूनिट के हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो बनाएं, ताकि आपको हाफ एन आवर या फिर आप 20 मिनट 25 मिनट एक वीडियो हो और आप उससे अच्छे से देख सको और समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं। और आप कोई भी सजेशन देना चाहो तो आप जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हो, वहाँ पे आप राइट कर सकते हो। आप को जो भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो टॉपिक है हमारा इस सेक्शन में, जो पहला टॉपिक है वो है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ रूल्स हैं, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बारे में देखेंगे कि क्या लॉज हैं या फिर क्या रूल्स हैं, ठीक है। एक एक 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो इसमें बेसिकली ये है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी जैसे सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या है कि डिफिनिट प्रोपोर्शन में वो क्या कंबाइन होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा वाटर का, तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, ठीक है। तो ये हमेशा 1:8 में ही ये एग्जिस्ट करेगा, और आप इसको 2:16 भी कर सकते हो, बट आप वही 1:8 हो जाएगा। बट आप इसको ये चाहो कि 3:8 कर दें तो ये नहीं हो सकता है। ये क्या है कि ये मतलब कि रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार रीड करता हूँ मैं रूल्स को, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लो, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े बड़े फॉन्ट में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
तो मैं रीड करता हूँ, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, अब इन सब चीज़ों को आपको क्या है कि अब आपका लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको धीरे धीरे आप साइंस की जो दुनिया है आप इसमें कदम रख रहे हो, तो अब थोड़ा सा आपका लेवल हाई हो रहा है, तो आपको एक एक वर्ड पे अब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है वो मैं बता दूंगा। पहला है कि इन केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये चीज़, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ये भी एक वर्ड है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, यहाँ पे जो बाय मास का दिया है इसका मतलब ये है कि जैसे केजी में तो खैर होता नहीं है, ग्राम में, मिलीग्राम में, इस तरीके से यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लॉ है ये आपको प्रॉपर वे में इसी तरीके से और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि अगर आप एग्जाम में लिखो तो कोई आपको दिक्कत ना हो। तो ये इसमें आप किसी तरह का कोई चेंज मत करना, ये आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक वाटर लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वाटर है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के मास का रेशियो टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ये हमेशा होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होना ही होना है। अगर सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा ये होगा आपका 1:8। ठीक है, बाई मास, यहाँ पे जरूर लिखना बाई मास। अगर आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल दे रहे हो तो बाई मास लिखना मत भूलना। ठीक है, ये बाई मास होता है, तो ये चीज़ आपको होगी। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिया। ठीक, अमोनिया में, अमोनियम क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल के बना होता है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल के बना होता है। तो इसमें यह कह रहा है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। ठीक है, मतलब कि जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है ये आपका 14:3 के रेशियो में होगा, और किस में, बाई मास। ठीक है, ये बाई मास होगा, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाई मास तो आप भूलना मत, अदरवाइज वो बात हो जाएगी कि 4:3 क्या है मुझे नहीं पता, हाथी घोड़ा है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, बैल गधा, ऐसा कुछ नहीं है। 4:3 बाई मास होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा जो लॉ है, दूसरा लॉ ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि आप अगर पहले भी आप पढ़े होंगे, जैसे कि क्लास 8th में, 7th में या फिर 6th में, तो शायद आपको ये चीज़ बताया गया होगा या आपको टीचर ये बताए होंगे कि जो मास होता है किसी भी पार्टिकल का या फिर कहीं भी कोई भी मास है, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आप साइंस में पढ़े भी होंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये आपको एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लॉज हैं ये आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। आप किसी तरह का इसमें अगर कोई चेंज नहीं करते हो, एग्जामिनेशन में अगर लिखते हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कोई चेंज मत करना, एज इट इज इसी को कॉपी करना है आपको। ठीक है, तो मैं एक बार रीड करता हूँ स्टेटमेंट को, आप ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन अगर एक दूसरे से वो ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, तो किसी भी तरीके का जो मास होगा उसका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या फिर ना ही तो मास उनका बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ना ही तो क्रिएट होगा मास, ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर चीज़ है ये केमिकल रिएक्शन की हम अभी बात कर रहे हैं, बट सेम थिंग होती है। अगर आप कहीं भी इस चीज़ को किसी भी चीज़ में, जैसे कि अगर आप फ्लूइड की बात करते हो या फिर किसी भी तरीके के साइंस में अगर हम बात करते हैं, तो मास में क्या होगा, मास ना ही तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिंपल सा फिनोमेना। बट यहाँ लिखते वक्त आप क्या करो, जो एग्जामिनेशन में आप लिखोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन केमिकल रिएक्शन में इस तरीके जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप लिखोगे, तो यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। ठीक, मैं एक बार और स्टेटमेंट को रीड करूँगा, आप ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही तो क्रिएट होता है और ना ही तो डिस्ट्रॉय होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन, और आप अगर इनकी इमेज देखना चाहते हो फोटो, तो ये जो हमने थंबनेल पे लगा रखा है,
ये उनकी इमेज है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से वहाँ से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या हुआ कि एक थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया। बहुत पहले की बात है ये, मतलब कि इन्होंने अपने ज़माने में ये थ्योरी दिया था, उस समय तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा था, ठीक है। उन्होंने देखो कहा था कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, वेदर एन एलिमेंट, या तो वो एलिमेंट है, और कंपाउंड, या तो वो कंपाउंड है, और मिक्सचर, या फिर वो मिक्सचर है, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जैसे मैटर है, या एलिमेंट है, या कंपाउंड है, या मिक्सचर है, तो सारे के सारे क्या है कि एक स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, वो उसी से बना होता है, ठीक है। वो उसी से कंपोज होता है, बना होता है। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, ठीक है। तो अब उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है कि आप कैसे लिखोगे। जब अगर पूछता है कि एक्सप्लेन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये चीज़ें ऐसे लिखनी है। तो पहले आप लिखोगे कि ऑल द मैटर, ठीक है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम, ठीक है। उनको एटम कहते हैं, जिससे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और फिर उसके बाद से भी हेडिंग डालोगे, द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में भी स्टेटेड एज फॉलो, या फिर आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। बट जो पोस्टुलेट हैं उनको आपको ऐसे ही लिखना है, आप इसको तोड़ मरोड़ भी सकते हो, बट जो मीनिंग निकलना चाहिए वो यही निकलना चाहिए जो इस स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या है, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ, इसको रीड करता हूँ, आप भी सुनना, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको 1 बाय 1 करके लिखते जाओ। ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको एटम कहते हैं, ठीक है। वो एटम्स ही आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या था कि जो सभी मैटर टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं, यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये तो पहला रहा। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअली, ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हर एटम्स क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो मास ऑफ कंजर्वेशन अभी हमने उसमें भी यही चीज़ पढ़ी थी, बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एटम्स की बात किया, ठीक है। हम वहाँ पे मास की बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एटम्स की बात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है, एटम्स है, जैसे कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, ना ही तो केमिकल रिएक्शन में वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, और ना ही तो कोई अदर से पार्टिकल उस केमिकल रिएक्शन में क्रिएट होगा। एज इट इज, जितना एटम्स केमिकल रिएक्शन से पहले थे, उतने ही एटम्स केमिकल रिएक्शन के बाद भी रहेंगे, कोई ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही तो क्रिएट होगा। ये रहा हमारा सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पोस्टुलेट, क्या कहता है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी एटम्स उस केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है भाई साहब, वो आइडेंटिकल रहेगी, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ कि जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में यूज होंगे या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल ही होगी, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या डिफरेंट एलिमेंट है, इनको अगर हमने कंबाइन किया, या फिर कोई और इस तरह कंपाउंड आप ले रहे हो, उनमें अगर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो उनमें क्या है कि जो भी मासेस होंगे वो जो डिफरेंट होंगे और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। कि उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होंगे, ठीक है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो उनका डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। अब दोनों की जगह अगर कोई भी मान लो कि 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स क्या है कि अलग अलग, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एलिमेंट ए, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ले लिया एलिमेंट बी। इस एलिमेंट का जो एटम होगा उसकी क्या होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसका मास अलग होगा, और इस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी और इसका क्या होगा, मास अलग होगा। तो यही चीज़ ये फोर्थ पोस्टुलेट में डाल्टन्स ने कहा था, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट है इनका कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट का क्या कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर,
ठीक है। टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाने के लिए क्या होगा, एक होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें एक एटम्स है और एटम्स हाफ एटम उसमें पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा वो एटम ही पार्टिसिपेट करेगा, उसका आधा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आधा एटम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा करेगा, या तो करेगा ही नहीं या तो पूरा करेगा। तो ये जो फिफ्थ वाला जो पोस्टुलेट है इनका डाल्टन्स का, वो यही है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर का इस्तेमाल इसीलिए इस स्टेटमेंट में किया गया है, टू फॉर्म अ कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाने के लिए क्या होगा कि वो या तो पार्टिसिपेट करेगा या तो नहीं करेगा, ये ठीक है, हाफ नहीं होगा। ऐसा नहीं आधा पार्टिसिपेट किया आधा नहीं किया या फिर आधा बाद में करेगा, ऐसा नहीं है। वो करेंगे या तो एटम्स को, वो जो एटम्स है वो करेगा, कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सिक्स वाला जो पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड अगर हमने इससे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होंगे, जो रिलेटिव नंबर होंगे, ठीक है, एटम्स के जो रिलेटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे, उस कंपाउंड में, उस पार्टिकुलर कंपाउंड में कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये सिक्स्थ पोस्टुलेट रहा। और उसके बाद अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे कई बार एटम 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 एटम, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द एटम। ठीक है, डाल्टन थ्योरी ऑफ जो एटम था उसमें हमने कितनी बार इस्तेमाल किया, एटम एटम एटम। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एटम होता क्या है। इतनी बार जो हमने पढ़ा, यहाँ पे अब देखो कि हर सब में लिखा हुआ, आप थर्ड वाला देखो उसमें एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, फिफ्थ में देखो एटम्स ऑफ एटम कंबाइन, और यहाँ पे सर मतलब कि डाल्टन्स की थ्योरी एटॉमिक थ्योरी है। और एटम्स होते क्या हैं, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि एटम्स होते क्या हैं। तो एटम्स क्या होते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मे बी इसको मुझे थोड़ा इससे डाल्टन्स थ्योरी से पहले कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। किसी भी एलिमेंट का एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, मतलब इससे कुछ छोटा नहीं हो सकता है। यही स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है किसी भी एलिमेंट का। कैरेक्टराइज बाय अ शेयरिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड न्यूक्लियस विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें अगर आप इस स्टेटमेंट में देखोगे कि ये पहले तो ये बता रहा है कि एटम क्या है। एटम क्या है कि एक एटम एलिमेंट का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब वो क्या है कि उसके पास क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, कि वो उसके पास ये कैरेक्टर होते हैं कि वो उस एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी को होती है वो शेयर कर सकता है। ठीक है, और उस एटम के पास क्या क्या होता है कि उस एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा कि अब न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद उसके पास होगा न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद फिर प्रोटॉन होगा और उसके बाद से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तब देखो अभी तो ये चीज़ अभी आप उतने हाई लेवल पर नहीं पहुंचे हो, उस लेवल पर नहीं है। तो अगर आप नेक्स्ट शायद जो नेक्स्ट इसके बाद से आपके लिए जो चैप्टर आएगा तो उसमें शायद इसके बारे में दे रखा है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मान लो कोई भी न्यूक्लियस है तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर इसका चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये बता रहा है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं, एटम्स के पास क्या है कि इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है जो उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस। अब एटम क्या है कि एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस कोई भी एटम है उसका रेडियस है। ठीक, अगर आप उसको मेजर करते हो तो वो इतना छोटा होता है। पहले ही आपको ये थ्योरी बता चुकी है कि टिनी पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो उनको क्या करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसकी वजह से हम उनको क्या करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। अब ये नैनोमीटर क्या होता है कि एक नैनोमीटर में, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि एक नैनोमीटर में 1/10⁹ मीटर होता है। मतलब कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। आप सोचो कि 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। इतना मतलब कि छोटा होता है ये। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कि कई बुक्स वगैरह में अगर आप इसके सिवाय एनसीईआरटी के सिवाय भी अगर आप कई बुक्स रेफ़र करते हो तो आपको ये चीज़ इस तरीके से मिल जाएगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹
-9 मीटर, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें से या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर 1/10⁹ मीटर लिख दो, ये चीज़ें सेम होती हैं। अगर ये आपके सिलेबस में होगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जो 10⁹ होता है या फिर कैसे माइनस की पावर जाता है, कैसे प्लस होता है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगर ये आपके सिलेबस में होगा। तो अगर नहीं भी होगा तो फिर ये हम आपको किसी न किसी चैप्टर में इंक्लूड करके बता देंगे, अगर आपके पूरे सिलेबस में नहीं होगा तो, ठीक है। ये थोड़ी सी अच्छी जानकारी है जो आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। नेक्स्ट देखें कि जो अब तक तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और एलिमेंट के बारे में हमने देखा। तो अब देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो जो मॉडर्न डेज थे, इससे पहले जो मॉडर्न डेज थे कि किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। पहले के ज़माने में उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे आप देखो जो हेडिंग है, मॉडर्न डेज सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट हैं उनके जो सिंबल्स हैं इस तरीके से, जैसे कि फिगर में आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन किस तरीके से दिखाया गया है, कार्बन को ऐसे दिखाते थे, ऑक्सीजन को ऐसे दिखाते थे। चूँकि उस समय बहुत ही कम एलिमेंट की खोज हुई थी, तो इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट प्रिपेयर होता था जिसे हम पता लगाते थे कि किसका सिंबल क्या है, ठीक है। बट अब क्या है कि थ्योरी चेंज हो गई है, वो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि मॉडर्न डेज का सिंबल, अब कोई भी क्वेश्चन में आ गया कि हाइड्रोजन का क्या सिंबल था मॉडर्न डेज में, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या सिंबल था, तो हाइड्रोजन का एक ऐसे सर्कल के बीच में क्या था, डॉट था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंबल है, आप इनको एक कैजुअल वे में देख लेना, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए आपको, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, मे बी कि एग्जाम में ऐसा पूछ भी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो नॉमेनक्लेचर था, कि जैसे जो नाम था इनका, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नाम कैसे पड़ा, कार्बन का नाम कार्बन कैसे दिया गया, और इनके सिंबल्स कहाँ से लिए गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है कि इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इनमें ये कह रहा है कि जैसे कि कोई भी जैसे एलिमेंट है उसकी खोज हुई, उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। जैसे खोज होता है तो अगर उसकी डिस्कवरी होती है, वो इस एलिमेंट को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो नाम था कैसे रखा जाएगा कि जहाँ पे वो पहली बार मिला था उसी से रिलेटेड हम उसका नाम रखते थे। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया है कि कॉपर, ठीक है। कॉपर का नाम कॉपर कैसे पड़ा, क्योंकि कॉपर कहाँ से मिला था, साइप्रस, ठीक है। साइप्रस में वहाँ से कॉपर मिला था, तो इस वजह से जो इसका नाम रखा गया, साइप्रस से लेकर के इसका नाम क्या किया गया, कॉपर किया गया, ठीक है। सिमिलर वे में गोल्ड आप जानते होंगे, अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो कुछ परचेजिंग करने के लिए और आप या फिर डेकोरेशन पर्पस से, तो वहाँ पे आप बोलते हो कि हमें इस गोल्डन कलर का ये लाइट चाहिए, या फिर गोल्डन कलर का हमें कुछ ये दे दो, गोल्डन कलर का ये। तो गोल्डन कलर का मतलब क्या होता है कि येलो से कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड था, ठीक है, जो गोल्ड एलिमेंट को फाइंड किया गया, तो इसका नाम कहाँ से आया कि एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, मतलब कि गोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ही येलो होता है, ठीक है, समझ गए। तो गोल्ड ऐसा वर्ड है कि जिसका मतलब येलो होता है, इस वजह से हमने गोल्ड को, जो पीला पीला रहता है, हमने उसका नाम ही रख दिया गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम लिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। नेक्स्ट है कि अब जैसे कि ढेर सारे बहुत से, अब हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो गए हैं, ठीक है। अब हम उनको क्या कर सकते हैं कि नाम कैसे रखा जाए, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। उनका जो सिंबल है, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये भी एक दिक्कत आने लगी। तो हमारे क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे, मतलब इस अर्थ पे, ठीक है, इस दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं क्या है कि IUPAC, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है कि कोई जैसे एलिमेंट फाइंड हुआ तो उसका नाम क्या रखना है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, उसका सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो ये जो IUPAC ये चीज़ है, उनका यही काम होता है, वो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चार्ट दिए हुए हैं, आप इनको देख लो। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम को हम क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने एल्युमिनियम को AL लिखा, तो ये मस्ट है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, ये अपर केस में होगा, मतलब कैपिटल लेटर में होगा, और उसके बाद से हम L लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल लेटर, ये हो जाएगा क्या, स्मॉल लेटर। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये चीज़ याद रखना, आप कैपिटल L नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर हम सोचें कि AL इस तरह लिखें तो ये एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब कि ये क्या स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, और हम क्या है कि सारे लोग या फिर इंटरनेशनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ भी हमें एल्युमिनियम को दिखाना होता है तो हम AL का इस्तेमाल करते हैं। आर्गन को हम क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं, ठीक है। बेरियम को हम BA लिखते हैं, बोरॉन को स्मॉल कैपिटल B लिखते हैं, ब्रोमाइन को BR लिखते हैं,
कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, कोबाल्ट को CO लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इतना एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तरीक हो गए 27। तो 27 एलिमेंट्स हैं। आपको 9th स्टैंडर्ड में कम से कम आपको 30 एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, 30 एलिमेंट का नाम आप यहाँ कहाँ से पता करेगा? आपको वहाँ से आप इंटरनेट पे पीरियोडिक टेबल देखना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखना और पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 30 तक आप रट लेना, याद कर लेना। जैसे भी अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो याद कैसे करें, अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह मिल जाए तो वो भी आपको इंटरनेट पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अगर आप हमसे कुछ चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम आपको ये चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। अदरवाइज आप 30 एलिमेंट नाम इनका याद कर लो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक मास की बात करें। अब हमें एलिमेंट की बात की है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। एटम की भी बात की है हमने, वो भी देख लिया। अब इसके बाद से देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे कि कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम होता है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तभी तो हमने मास कंजर्वेशन पढ़ा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा। मतलब कि एटम के पास कुछ ना कुछ तो मास है, कुछ ना कुछ मास है, तभी हमने ये थ्योरी पढ़ा। तो वो मास क्या है और कितना होता है, किस तरीके से उसका क्या यूनिट होता है, अब हम उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे कि मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। अब जो डाल्टन्स को जो एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। ठीक है, अब जो हम पढ़ते हैं वो अलग है, उस समय जो पढ़ाया जाता था वो अलग था। अब हम पढ़ते हैं वो कुछ और हम पढ़ते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि हम एटॉमिक मास पे अब हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं कि अब जो पहले था वो एटॉमिक मास पे था, तभी तो डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। ठीक है, वहाँ पे आप देखना ये एटॉमिक मास पे बेस्ड है वो थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। ईच एलिमेंट मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, अब जैसे एलिमेंट है वो एटम से बना हुआ है, तो एटम्स के पास अगर मास है तो एलिमेंट के पास भी क्या होंगे, मास होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। पहले देखो कुछ दिनों पहले या फिर कुछ सालों पहले जो एटॉमिक मास कोई यूनिट हुआ करती थी वो Small a मतलब इसको बोलते थे कि एटॉमिक, इसको हम बोलते थे एटॉमिक, M को होता था मास, ठीक है, U4 होता था यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम इस तरीके से पढ़ते थे। बट अब क्या है कि जो IUPAC है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या किया कि कुछ साल पहले चेंज कर दिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड यूनिट, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। तो यूनिफाइड यूनिट को हम सिर्फ U से प्रेजेंट करते हैं। पहले हम AMU लिखते थे, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ U लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि 1U 12U, इस तरीके से ये क्या यूनिट है इसका, एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट है, U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कहीं पे आपको 35 भी दिख सकता है, बट आप एग्जैक्ट ये NCERT बेस्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ कई बुक्स में अगर लोकल राइटर्स के बुक में देखोगे आप तो आपको 35 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बट क्या है कि NCERT जो रेफर करती है, हम आपको वही बता रहे हैं, NCERT में ये स्पष्ट और क्लियर रूप से लिखा हुआ 35.5, तो यहाँ पे आपको नोटेड है 35.5। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, 40। ठीक है, तो ये इतना है, इतना आपको ये एटॉमिक मास इन जो भी इसने दे रखा है आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। सोडियम का 23 होता है। मैग्नीशियम का 24 होता है। सल्फर का 32 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। कैल्शियम का 40 होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे इसमें कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। अगर ये नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है कि एटम्स के बारे में पढ़ लिया हमने, एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या है। अ मॉलिक्यूल इज इन द जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, कोई भी जैसे कि कोई एटम है, जैसे ये एटम A है और यहाँ पे एक एटम B है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है यार, दोनों क्या होता है, केमिकली ऐसे
बॉन्ड बना लेते हैं एक, ठीक है। तो ऐसे केमिकली बॉन्ड मतलब इन्होंने ऐसे केमिकली ये जुड़ गए, केमिकली बॉन्डेड बना दिए और एक दूसरे से जुड़ गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, इसी को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक। मतलब ये जो पार्ट है इसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये क्या है, एटम्स होते हैं, ये दोनों एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी एटम्स हैं या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है, वो क्या है केमिकली अगर वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, अब एलिमेंट के क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या होता है कि द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम मतलब जैसे ऑक्सीजन, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, O2 होता है, ठीक है। अब O2 कैसे बना होता है, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और फिर ये फॉर्म करते हैं O2, ठीक है। तो इस तरीके से बना होता है, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो O2 बनने के लिए हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा भी हमारे पास ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल होगा, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, दो एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, तो ऑक्सीजन के दो सेम टाइप के एटम है वो फॉर्म हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो एक दूसरे से जब उनका भाईचारा हो जाएगा तो वही क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट सच एज आर्गन, हीलियम etc आर मेड अप ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब किसी भी, अब जैसे आर्गन है ये क्या होगा, अकेला ही होता है, हीलियम भी क्या होता है, अकेला ही होता है, ये एक ही एटम से बने होते हैं, ठीक है। जैसे आर्गन हो गया, हीलियम, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ कि यहाँ पे ये क्या किससे बने होते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यही चीज़ इसका आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है कि किस तरीके से केमिकली अगर कंबाइन होते हैं वो तो क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। और आप इसे लिख रहे हो तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। एक बार मैं ये सारे हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना, एग्जाम्पल आप लिख में मत भूलना, ये एग्जाम्पल आप लिख लेना, इसको लिखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड की मॉलिक्यूल से हम बात करेंगे, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है आपका H2O, जैसे कि वाटर है। कंबाइन एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। और किस रेशियो में, 1:8 रेशियो में, बाई मास, ठीक है। बाई मास अब भूलना मत या फिर लिखना मत भूलना, ये सारे जो बाई मास दिए हुए, यहाँ पे भी बाई मास दिया हुआ, ये भी 3:8, ये भी बाई मास दिया हुआ, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखना, लिख रहे हो तो अब एग्जाम्पल्स जरूर लिख लेना ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में। अब डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो कि एक वाटर है, कंपाउंड है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और ये फिक्स प्रोपोर्शन है कि 1:8 में अगर ये कंबाइन हो जाएंगे बाई मास तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये है इस कंपाउंड के, ये जो कंपाउंड है, वाटर जो कंपाउंड है, ये इसके क्या है कि एलिमेंट है, ठीक है। तो यही है ऊपर वाला जो स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, जैसे कि अब बुक्स में देखे होंगे कि, या फिर बुक्स में क्या देखे होगे, अभी तो आप बुक्स में नहीं देखे होंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से किस तरीके से जुड़ जाते हैं कोई भी, जैसे कंपाउंड बनाते हैं, कोई एलिमेंट है वो जुड़ गए, तो जुड़ते कैसे हैं उनको, मतलब कि कैसे जोड़ना है, या फिर वो ऐसा क्या होता है कि वो जुड़ जाते हैं, तो वो चीज़ें आयन पे डिपेंड करती है। तो उस चीज़ को अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट है कि कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन्स चार्ज स्पेसीज, मतलब कि जो भी कंपाउंड होते हैं, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसमें क्या है, चार्ज स्पेसीज होते हैं, मतलब कि चार्ज होता है, उस पर क्या होता है, चार्ज होता है। द चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयन, जो चार्ज स्पेसीज होते हैं उनको आयंस कहते हैं। अगर चार्ज नहीं है उसको आयन नहीं बोलेंगे, बट अगर चार्ज स्पेसीज है, या फिर वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों, ठीक है, कोई सा भी हो, मेटल हो अगर वो उसमें भी चार्ज स्पेसीज है तो आयन कहलाएगा, नॉन मेटल में भी अगर चार्ज स्पेसीज है तो वो क्या भी, वो भी आयन कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। देखो आयन क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड द आयनाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है आयनाइन बोलते हैं,
और पॉजिटिवली जो चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। अगर आप इसको भूल जाना, मतलब कि अगर आपको लगता है इसे भूल जाओगे आप, तो कैसे याद रखोगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखो कैटायन में सी है, सी का मतलब आप याद रख लो क्रॉस, क्रॉस का मतलब इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि प्लस हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना कि कैटायन में सी आता है और सी का मतलब क्रॉस होता है और क्रॉस प्लस में ही होता है। तो जो प्लस में क्रॉस होता है या फिर आप जो क्रिश्चियंस का सिंबल होता है प्लस में, ठीक है, जो क्रॉस का उनका सिंबल होता है प्लस की तरह से होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कैटायन को क्या प्लस होता है, और जो नेगेटिव चार्ज हो मतलब जो नेगेटिव है आयन है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोल देंगे। तो बचा था यही हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अब तक तो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी कंपाउंड सारे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि उनका केमिकल फार्मूला को लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर का जो वही होता है अब H2O, ठीक है, H2O कैसे बनता है, कैसे हम इसको लिखते कैसे हैं, किस तरीके से क्या रूल्स होते हैं, वो चीज़ अब फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें, वाटर केमिकल फार्मूला क्या होता है आपका H2O होता है। तब ये क्या है H2O क्या है कि ये कंपाउंड है किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और किस तरीके से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ये एक नया वर्ड है, आप इसके बारे में थोड़ा सा देखना, या फिर अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स का बुक है तो पढ़ना जरूर, कि जो भी कंबाइनिंग की पावर होती है, ठीक है, जिसके पास जितना ज़्यादा अगर वैलेंसी है वो क्या होगा, वो उतना तेज़ी से, मतलब वो क्या होता है कि वो उतना अच्छा कंबाइन करेगा, किसी से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। तो इसको आप अगर आप और देखना चाहते हो डीपली तो आप खुद से भी कर सकते हो, गूगल वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ यही पढ़ना है कि जो कंबाइनिंग पावर होती है उस किसी भी एलिमेंट का, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ आयंस के नाम लिखे हुए हैं और उनके कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो सिंबल्स में आप देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। तो यही है आयन है आपके, जो प्लस और नेगेटिव साइन है, प्लस साइन और जो माइनस साइन यहाँ पे दिखा रखा है। तो ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेने से सोडियम होगा, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल वे में देख लो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे हमें नहीं करना है, तो हमें जब केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये चीज़ें हमें पता चलेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका रूल्स है, द रूल्स यहाँ पे तो सिंपल से कैजुअल वे में ये तो लिखा हुआ है, चलो ठीक है। पहला रूल्स है द वैलेंसी और चार्ज ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस। कोई भी जैसे वैलेंसी है, चार्ज है, तो जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो अब देखोगे कि वैलेंसी या चार्ज जो भी कुछ होगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर अब कुछ बैलेंस हो कुछ बैलेंस ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बैलेंस होगा तभी वो फार्मूला सही माना जाएगा, अदरवाइज वो फार्मूला सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है जिसमें मेटल है जैसे नॉन मेटल है, ठीक है। तो आप जैसे कि NaCl है, इसमें क्या नॉन मेटल है, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है हमारे पास, एक नॉन मेटल है, अगर हम इसे केमिकल फार्मूला लिखना है तो हम पहले मेटल लिखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल लिखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है, ये रूल्स है। दूसरा रूल्स है, तीसरा रूल्स है इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर एक 2 से 3 से ज़्यादा एटॉम है जिसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं, द नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि MgOH है, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखे थे, यहाँ पे हमने इसको लिखा Mg इन ब्रैकेट OH, उसके बाद से हमने इसको ट्वाइस, हम इसको पढ़ते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम रीड कैसे करते हैं मैं फिर से बताता हूँ, इसको हम रीड करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या रीड करते हैं फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको पहले इसे रीड करना सीखना चाहिए, कैसे हम इसको रीड करते हैं, इन सब चीज़ों को रीड कैसे करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, हम इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट। अब इसके जो आयंस हैं हमने यहाँ पे आउटसाइड द ब्रैकेट लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके हमने इसको बाहर लिख दिया कि इसके जो आयंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे MgOH का दे रखा है 2, वहाँ पे नहीं होगा, 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे। और अब ये जो तीसरा रूल था फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस है इसमें, द नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंट इन द कंपाउंड, अब कंपाउंड में अगर है तो इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग द फार्मूला। अब कंपाउंड मतलब कि O भी है और इसमें H भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसके बाहर हम लिख देंगे कितने आयंस हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो ये चीज़ हमारा तीसरा रूल था, ठीक। अब देखो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ पे जो पहला बना हुआ है हमारे पास HCl, ठीक है, HCl ऐसे लिखेंगे, HC और स्मॉल l, ठीक है। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को, C क्या कर रहा है, क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1 होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, दोनों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद से एक हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे H2S है, ठीक है। H2H के वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। वैलेंसी देखो 1 है तो 1 ही रहेगी। यहाँ पे अगर किसी तरह कोई आयन या फिर कैटायन नहीं दिया है, प्लस माइनस नहीं दिया, तो अब इस तरीके से बोलोगे कि हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 1 है और यहाँ पे सल्फर है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद से हम दोनों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और एक हमारे पास सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, सल्फर की वैलेंसी 2 हो गई। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा H2 और इसके बाद से S हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। और एग्जांपल्स हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि किस एलिमेंट की या फिर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी, जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज़ें आपको याद रहेगा तभी आप इसे कर पाओगे, तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंबल है, सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिया कि CCl का, और कार्बन का कितना वैलेंसी 4 है, क्लोरीन का कितना 1 है। 1 का मल्टीप्लाई C में करो, 4 का मल्टीप्लाई Cl में करो, और यहाँ पे इस तरीके से हमें CCl4 मिल जाएगा, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अनदर हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg है, क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका मैग्नीशियम कितना होता है, 2+ होता है। जैसे चार्ज, अब इनमें हम चार्ज की अगर बात करें तो इस पर कितना होता है, +2 का होता है। क्लोरीन पे कितना होता है, 1- का होता है, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो आप, बट अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो आप इसको चार्ज में लिखोगे 2+ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि MgCl2 कैसे बनेगा। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसमें करो, तो ये हो जाएगा MgCl2, ठीक है। अब इसमें कैसे समझोगे कि कैसे हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लोरीन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे आप चार्ज देखो कि यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे +2 है, तो ये तो बैलेंस है नहीं। तो इसका मतलब कि जो क्लोरीन है, अगर ये 2 एटम्स अगर हम क्लोरीन के ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन के अगर हम 2 एटम ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि Mg +2 है तो Cl लिखो और इसको भी 2 कर दो, तो इसका मतलब इस पे +2 था, इस पे कितना -2 हो जाएगा ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा कि इसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगा कि बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम का ये सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल ये है। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, Al2O3, ठीक है, Al2O3। अब नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, ऑक्सीजन का O होता है। कैल्शियम की जो वैलेंसी या फिर चार्ज बोलोगे तो इस पर कितने चार्ज होते हैं, इस पर +2 का चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। दोनों को आप कंबाइन करो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, CaO2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिलेगा, सॉरी C2O2, ठीक है, C2O2 या फिर आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ CaO हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बैलेंस है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो CaO या फिर C2O2, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, CaO लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सर सोडियम नाइट्रेट का, ये सोडियम है, ठीक है, ये क्या नाइट्रेट है, और इसके बाद से ये इसकी +1 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। आप देखोगे जो नाइट्रेट की, अगर यहाँ पे जो हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पे आप देखो सोडियम यहाँ पे कहीं है, सोडियम का ये रहा, देखो इस पर +1 है, मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1 है। इस पर कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है, ठीक है। मैग्नीशियम पे यहाँ पे देखो 2+ यहाँ पे लिखा हुआ, कैल्शियम पे 2+ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ट आपको अगर याद है, ठीक है, इससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, रटने की इसमें कोई वो नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो सोडियम का +1 है, नाइट्रेट का -1 है, और दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास NaNO3 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर है, जैसे +1 है यहाँ पे -1 है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था कि CA2O2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे नहीं, ये बैलेंस है, आप पहले से ही बैलेंस है, तो यहाँ पर CaO लिख देंगे तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो ये Ca है और ये OH है। ठीक है, OH है, OH पे कितना चार्ज होता है, -1 का, Ca पे कितना होता है, कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे लिखने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, समझने की ज़रूरत है कि Ca पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है। ठीक है, +2 या फिर 2+ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप +2 भी ऐसे भी लिख सकते हो, +2 का चार्ज होता है। और OH, ठीक है, OH क्या है कि ये ऑक्सीजन से भी मिला हुआ है और हाइड्रोजन से मिला हुआ है, तो कंबाइन ये कंपाउंड है एक। ठीक है, ये क्या, ये कंपाउंड फॉर्म किया है, और इसकी बैलेंस, इसको फॉर्मूला लिखने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये थर्ड वाला आप देखोगे कि इस तरीके से OH को हमने क्या लिखा था कि इन ब्रैकेट 2, ऐसे होल्ट वाइज हमने ऐसे उसको रीड किया था कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन अ कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक, OH क्या पॉलीएटॉमिक हो गया ना, 2 हो गए, तो O और H 2 से बना हुआ। द नंबर ऑफ आयन रिप्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन द ब्रैकेट। अब इसको ब्रैकेट में लिख के हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि OH का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर आप देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो आप ऐसे CaOH ऐसे 2 नहीं कर सकते हो, दोनों में नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर हम लिखेंगे 2, तो ये हो गया हमारे पास CaOH। ठीक है, तो CaOH का हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। नेक्स्ट, और ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आप देखो कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्या होता है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसको जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं सारे एटम्स के, सबको जोड़ दो, वो क्या हो गए आपके मॉलिक्यूलर मास हो गए। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मास यूनिट है, इसके हमें रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे ग्राम या केजी में नहीं लिखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। नेक्स्ट है हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्वेश्चन है, इसको जब रीड करो, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है द कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब हमारे पास क्या है कि H2O का हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे कि अब यहाँ पे देखो कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिल के बना हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसका फाइंड करें तो ये किससे किससे मिल के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ये मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिखता हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे कि कितने एटम्स हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितने, 2 एटम्स हैं, प्लस इंटू करेंगे, इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। फिर करेंगे प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन कितने, 1 एक ही ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास कितना है, 16 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 2 18। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 18, अब यू कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, हमने मॉलिक्यूलर मास इसका हाइड्रोजन का फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फाइंड होगा। उसके ठीक सिमिलर तरीके से कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हमारे पास फॉर्मेट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है प्लस। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, 1 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है प्लस। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, एक्चुअली ये ऐसे लिखा होना चाहिए HNO3। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3 है, और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 3। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये में भी आपको अप्रॉक्स पड़ जाएंगे ये 63। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे 63 U, इसको हम क्या लिखेंगे, या स्मॉल u लिखेंगे। ठीक है, तो ये 63 हो जाएंगे। तो ये 2 हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, आप एक बार फिर से देख लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक एक थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, एक मोल कॉन्सेप्ट है। तो इसे क्या कहते हैं, अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट
डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कोई इंडिकेट करता है कि उसमें कितने एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उस रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर एनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि अगर हम उन सब चीज़ों को या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर हम उसके मॉलिक्यूलर्स या फिर एटम्स के नंबर्स में लिखें, ठीक है, मास में लिखने से बेहतर है कि अगर हम उसको एक नंबर में लिखें तो वो क्या है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। तो उसी को अगर हम नंबर में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मार्केट जाते हो, ठीक है, और आप अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, जैसे कि आप कोई फ्रूट्स परचेज कर रहे हो और अब सेब लेना है आपको, आप जाओगे और आप शॉपकीपर से बोलोगे कि हमें 1 दर्जन सेब दे दो, ठीक है, 1 दर्जन सेब दे दो, तो वो क्या करेगा, 12 सेब काउंट करके आपको दे देगा। तो ये 12 क्या है, एक नंबर है, हमें पता है कि हम 12 सेब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं कि 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं। या फिर आप 1 दर्जन सेब की जगह आप कुछ भी ले लो, आपको ये जो नंबर होंगे, या फिर आप चॉकलेट लेना चाहते हो, आप चॉकलेट लोगे तो जाओगे बोलोगे शॉपकीपर से हमें 1 दर्जन चॉकलेट दे दो, तो वो आपको गिन के 12 चॉकलेट दे देगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है रिप्रेजेंट करने का मोल से, कि हमें सीधे क्या करेंगे, एक नंबर से हम दिखा देंगे, ठीक है। तो अब नंबर से तो 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये होते हैं, 1 मोल में इतने एटम होते हैं, ठीक है, ये इतने एटम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि एक चार्ट बना हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 12 ग्राम क्या होते हैं, 12 ग्राम तो कार्बन होते हैं, बट कितने एटम होते हैं कार्बन के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 12 ग्राम कार्बन के एटम में, जिसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन कहते हैं, ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन कहते हैं, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखा, हमने इसको क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। इसका एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हुआ कि जिन्होंने एवोगाद्रो ने इस नंबर को फाइंड किया भाई, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको फाइंड किया गया, इस नंबर को प्रैक्टिकली फाइंड किया गया। तो ये आप इसको याद रख लेना कि एवोगाद्रो नंबर, आप इसको सिंपली ऐसा भी याद रख सकते हो कि एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये एवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, कार्बन एटम कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। बट अगर हम नंबर्स की बात करें, सीधे कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो इतने एटम्स होते हैं। सिमिलर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में H एटम कितने होते हैं, इतने होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, आप देख लेना, और आप इसको लिखने उखने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम करेंगे कि यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपकी ये बुक से लिया हुआ है, डायरेक्टली ये बुक से है, आपके बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है कि मोल फ्रॉम द मास, ठीक है। ये मास दिया हुआ है 52 ग्राम, और हमें इस 52 ग्राम में हीलियम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये कितने मोल हैं वो हमें फाइंड करना है। एक्चुअली हमें कितने हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं ये नहीं, हमें मोल फाइंड करना, और 1 मोल इक्वल टू मैंने आपको पहले ही बता दिया कितने होते हैं, ठीक है, कितने एटम्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं 1 मोल में। तो यहाँ पे आप देखो 52 ग्राम हमें हीलियम पता है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 52 ग्राम हमें क्या पता है, हीलियम पता है। तो अब अगर हमें मोल फाइंड करना हो तो हम मोल कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर हम इस पहले वाले की बात करते हैं तो 52 ग्राम, ठीक है, मोल फाइंड करना है तो मोल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन से ये क्या नंबर ऑफ मोल है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर आप लिखोगे क्या, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, ठीक है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को आप स्मॉल एम से कर लो, और मोलर मास को हम लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल एम में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कैसे है एक बार फिर से मैं लिखता हूँ थोड़ा सीधा सीधा कि n इक्वल टू गिवन मास को हमने एम में कर दिया था, मोलर मास को हम कैपिटल एम कर देते हैं,
ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। आपको आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको पता चल जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना, मोल फाइंड करना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब गिवन मास कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम दे रखा है। अब हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, ठीक है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम मोल फाइंड करें तो यहाँ पे 13 मोल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे, 13 मोल हो जाएंगे। तो ये इसके जो पहला वाला क्वेश्चन था ये इसका आंसर। दूसरा है कि यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हीलियम एटम्स के नंबर दे रखे हैं और आपको क्या फाइंड करना है कि कितने मोल हैं, ठीक है। हीलियम एटम्स के नंबर दे रखे हैं और कितने मोल फाइंड करना है। तो आप देखो कि इसको फाइंड करने के लिए हमें मोल फाइंड करना है तो पहले तो देखेंगे कितना नंबर्स दे रखा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर, अब एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। वैल्यू को हम पुट करेंगे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर से हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे देखोगे 6.022 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये चीज़ पता है, इसका मतलब कि ये मोल कितना हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे क्या मास फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन ठीक है, नाइट्रोजन दे रखा है यहाँ पे, N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मास फाइंड करना है मोल से। अब हमें ये पता है कि एक मोल में कितने एवोगाद्रो नंबर होते हैं, तो 6.022 या फिर ये इतने मतलब कि एवोगाद्रो नंबर होते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि N2 जो गैस है इसका मोल दिया हुआ है, अगर हम इसमें हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले पिछले वाले फॉर्मूले में देखो कि हमने क्या बताया था कि यहाँ पर बताया था हमने कि N इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। तो एक बार मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। हमने लिखा था मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। n इक्वल टू हमने कितना लिखा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.5 मोल दे रखा है। तो हमें क्या लिखा, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.5 मोल दे रखा है। गिवन मास हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। गिवन मास ये हमें क्या करना है कि स्मॉल m, ठीक है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्मॉल m हो गया, मोलर मास को हम कैपिटल M से कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है गिवन मास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्मॉल m हमें फाइंड करना। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, मोलर मास नाइट्रोजन का होता है आपका, अगर एक मॉलिक्यूल्स है तो उसका कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा आपका 28 इंटू 0.5, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मे बी मिल जाएगा 14, ठीक है। 14 ग्राम हो जाएगा। ये 14 क्या होगा, ग्राम में आएगा ये, ठीक है, याद रखना ये ग्राम में आएगा, ठीक है। दूसरा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा है 0.5 मोल ऑफ n एटम्स मास फ्रॉम द, अब देखो सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा कि यहाँ पे दे रखा है 0.5। अब हमें क्या करना है 28 की, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन। तब अगर हम N2 की बात करें तो इसका मोलर मास हो जाएगा 14 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28, ठीक है। यहाँ पे 14 का हम 2 में मल्टीप्लाई करें, बट यहाँ पे सिर्फ एक n दे रखा है, इसका 14 इंटू 1 करेंगे और इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोलर मास, यहाँ पे अगर हम मास काउंट कर इसका अगर हमें मास निकालना है तो ये कितना हो जाएगा आपका कि यहाँ पे भी दे रखा 0.5 मोल, ठीक है। एक बार थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट में बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या फार्मूला क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू जो मास था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहाँ पे दे रखा कितना, सेकंड वाले में देखो 0.5 मोल दे रखा है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.5 इक्वल टू m हमें फाइंड करना है और इसका मोलर मास कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितना, m की जगह हम 14 पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मास कितना मिल जाएगा 0.5 इंटू 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते 0.5 को 1/2 कर सकते हैं इंटू 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा हो गया हमारा, थर्ड नंबर दे रखा है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें
मास निकालना है, ठीक। नंबर ऑफ एन एटम्स, एटम्स में यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, काउंट दे रखा है। अब यहाँ पे देखो हमने फार्मूला क्या बताया कि मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कि गिवन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर भी यही सेम फिनोमेना का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर दे रखे 3.011, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या, ये एक मिनट नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 14 ग्राम किसका आया था, ये आया था हमारा सेकंड वाले का था, ठीक है। पहले वाले का कितना आया था हमारे पास 71 ग्राम के अप्रोक्स आया था, ठीक है। पहले वाला मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरा देख लो, और यहाँ पे हम कौन सा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, सॉरी ये पहला था, शायद ये पहला था, ठीक है। ये M20, हाँ ये पहला था, ये है हो गया हमारा दूसरा, और अब हम कर रहे हैं तीसरा, ठीक है। ये तीसरा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एवोगाद्रो नंबर से हमने डिवाइड करना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना फाइंड हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से ये आ जाएगा आपको, ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.5, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे 0.5, इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.5, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है कि n एटम्स मास फ्रॉम द नंबर, एक चीज़ हमने इसमें स्किप कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हमने स्किप किया, क्या स्किप किया कि हमें क्या फाइंड करना, ग्राम में फाइंड करना, मास फाइंड करना। हम यहाँ पे कितना क्या फाइंड किया, अभी हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड किया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड हो गया। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड हो गया तो n इक्वल टू कितना होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये हमें कितना n कितना फाइंड हो गया हमारे पास 0.5, ठीक है। मास हमें फाइंड करना है, और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसका मतलब 14 इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड, मतलब इस वाले क्वेश्चन हमारे पास दो फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, 7 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे देख रखा है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ N2, ठीक है। यहाँ पे N था, यहाँ पे N2 है, मॉलिक्यूल्स मास फ्रॉम द नंबर। अब हमें इसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फोर्थ वाले को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें फोर्थ वाले को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे कि कितने मोल हैं इसमें, ठीक है, कितने मोल हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने नंबर दे रखे हैं इसमें, नंबर दे रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं आपको 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाद्रो नंबर से, जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला में दिखा है। सर मैंने फार्मूला लिखा नहीं, ये रहा फार्मूला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला है, तो उसका हम एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे एवोगाद्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला फार्मूला कितना क्या था मोल का, कि मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 है, मास क्या करना हमें फाइंड करना है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मास समझो कितना फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे मास हमें फाइंड हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब इस तरीके से अभी क्या कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग से देखते हैं कि अब देखो हमने पढ़े हैं क्या क्या कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि कोई भी अगर केमिकल सब्सटेंस का कोई भी एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में है, ठीक, कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उसमें क्या होगा कि उस कंपाउंड में वो जो एलिमेंट होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि प्री डिफाइंड होगा कि ये इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये दूसरा पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जो भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड या फिर कोई भी मिक्सचर है वो किसी एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, और इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट आप 1 बाय 1 करके देखना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, एटम क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है, किसका, एक बहुत ही एक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है किसी एलिमेंट का, और ये क्या करता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की वो क्या करता है, उसे शेयर करता है। और इस एटम में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद ये मॉडर्न डेज ऑफ सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के इस तरीके से मॉडर्न डेज में जो सिंबल थे ये थे आपके सामने है। और इसके बाद से यहाँ पे कुछ हमने देखा
उनके नाम और उनके सिंबल्स कहाँ से आते हैं या फिर किस तरीके से लिया गया था, तो यहाँ पे भी हमने उसको देख लिया। उसके बाद से हमने IUPAC पढ़ा। IUPAC क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका फुल फॉर्म पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लेना। मैंने आपको बोला था 30 एलिमेंट्स के आपको क्या करना है कि नाम याद करना है और उनके सिम्बल्स याद करने हैं, ठीक। अगर आप पॉसिबल तो आप उसके एटॉमिक मास भी याद कर लेना अगर हो जाए तो, बट आपको एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स ये चीज़ मतलब आपको ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। 30 कम से कम 30 के आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने एटॉमिक मास की बात किया था। तो एटॉमिक मास जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन के कुछ मास होते हैं इनके, और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो यूनिट उसके हम यू लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो इस वहाँ से क्या है एटॉमिक मास का जो एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होता है, देखो मॉलिक्यूल्स क्या है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि कोई भी एक ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम होते हैं वो केमिकली अगर बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, बॉन्डेड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद से हम पढ़े थे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पहले एलिमेंट में पढ़ा हमने, फिर कंपाउंड में पढ़ा, फिर एनायन और कैटायन पढ़ा। एनायन और कैटायन में क्या पढ़ा कि अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको कैटायन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखते हैं। वैलेंसी का आप डेफिनेशन देख लो, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। तो ये हमने वैलेंसी का पढ़ा था। और ये कुछ एक चार्ट है, चार्ट में सारा कुछ सिंबल और जो भी मेटल्स, नॉन मेटल या पॉली एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं उसको दिया हुआ है कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने देखा। उसके बाद से केमिकल फार्मूला लिखने के क्या कोई रूल्स होते हैं, ये अभी तीन हमने रूल्स यहाँ पे देखे हैं किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। उसके बाद से मोलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा, एवोगाद्रो नंबर वगैरह भी हमने देख लिया, ठीक है। तो एवोगाद्रो नंबर क्या होता है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आप देखो मोल कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे बता दिया। मोल क्या होता है कि बस एक नंबर होता है, हमें कि मॉलिक्यूल्स के नंबर में हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उन्हें ग्राम या फिर मिलीग्राम में ना प्रेजेंट करके हम क्या बोलते हैं नंबर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, ठीक है। आगे पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा कि हाँ कितना ये मतलब यूजफुल होता है, ये एवोगाद्रो नंबर कितना यूजफुल है। उसके बाद से हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए, नहीं 8 नहीं, हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 6 क्वेश्चन हमने किए। हमने इसको समझा, अच्छे समझा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर देना, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जो भी पार्टिकुलर आपको चाहिए होगा हम उसको पर्सनली किसी के लिए भी हम ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर देना, शेयर कर लेना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो मस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर करना, चाहे जैसे भी करो लेकिन कर लेना, इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ताकि जो नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिले, आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको इसका प्रॉपर वे में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको वीडियो वॉच करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हो कि मैंने वीडियो डाल दिया और आपको 1 हफ्ते बाद पता चला कि वीडियो पड़ी है तो बहुत टाइम हो जाएगा उतना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना, आप जो भी आपका ग्रुप होगा अपना शेयर कर लेना इसमें। तो ये सब है चीज़ें, थोड़ी सी इसको कर लेना, सबको बता देना कि जी प्रॉपर वे में जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरीके से मैं चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, प्रेजेंट करूँ और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आए। और लॉकडाउन की वजह से जो लॉसेस हैं वो आपको रिकवर कर लो, वो कोई भी लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। उसके बाद से आप अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और आगे भी हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे।